साल 1919 बीकानेर की गलियों में एक 12 साल का बच्चा अपनी मम्मी से भुजिया बनाना सीखता है और उसे 2 पैसों में बेचना शुरू करता है। और इस बात से अनजान यही भुजिया एक दिन हजारों करोड़ का बिजनेस एम्पायर की नींव बनेगी। और एक दिन पूरी दुनिया में बिकने वाले लाखों भुजिया पैकेट में उसका नाम हल्दीराम प्रिंटेड होगा। ये कहानी है सबसे बड़े स्नैकिंग ब्रांड हल्दीराम्स की। हल्दीराम का जन्म 1908 में बीकानेर में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके ग्रैंडफादर भुजिया बाजार में अपनी छोटी सी शॉप में भुजिया बेचते थे और बचपन से ही हल्दीराम को भुजिया में बहुत इंटरेस्ट था। इसलिए 12 साल की उम्र में उन्होंने हर दिन घंटों मेहनत करके भुजिया मेकिंग प्रोसेस में मास्टर कर लिया और बहुत जल्द अपने ग्रैंडफादर की शॉप में रेगुलरली बैठने लगे। लेकिन वो अपने ग्रैंडफादर की तरह भुजिया से केवल कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाकर सेटिस्फाइड नहीं थे, वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते थे। हल्दीराम जो भुजिया बेच रहे थे वो बेसन से बनती थी, लेकिन उन्होंने देखा कि राजस्थान के लोगों को मोठ की दाल बहुत पसंद है और वहाँ के लोग कई डिश में मोठ की दाल यूज करते हैं। इसलिए हल्दीराम ने भी अपनी भुजिया को बेसन के साथ मोठ की दाल मिलाकर बेचना चालू कर दिया। कि भुजिया लोगों को काफी डिलीशियस लगी और इंस्टेंट हिट बन गई। लेकिन वो यहाँ रुकना नहीं चाहते थे। उन्होंने रियलाइज किया कि उनकी भुजिया काफी मोटी और सॉफ्ट, अगर वो इसे थिन एंड क्रिस्पी बना दे तो कस्टमर को ईटिंग एक्सपीरियंस काफी सेटिस्फाइंग बन जाएगा। इस चीज को अंजाम देने के लिए उन्हें अपने बैटर को पतला बनाना था। साथ में एक ऐसा मेस चाहिए था जो ओल्ड मेस से काफी छोटे हो कि उससे पतली भुजिया बन सके। उन्होंने मार्केट में मेस मेकर के साथ मिलकर एक परफेक्ट मेस बनवाया और अपने बैटर को भी ट्राई कराए। फाइनली कई महीनों के बाद और एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने एक परफेक्टली थिन और क्रिस्पी भुजिया बनाई। इस नई भुजिया ने सेल्स को एक्सपोनेंशियल बढ़ा दिया। लेकिन हल्दीराम का इनोवेशन केवल भुजिया की रेसिपी तक नहीं था आउट की हल्दीराम सीक्रेट ब्रांडिंग जीनियस भी थे। मार्केट में कई और दुकानें भी भुजिया बेचती थी। हल्दीराम चाहते थे कि कस्टमर के दिमाग में कि भुजिया की इम्पोर्टेंस एक नॉर्मल भुजिया से कई ज्यादा हो। हल्दीराम को पता था कि महाराजा दुंगर सिंह बीकानेर के सबसे पॉपुलर महाराजा रहे थे और लोग उनकी बहुत रेस्पेक्ट करते थे। इसलिए हल्दीराम ने अपने भुजिया का नाम महाराजा दुंगर सिंह के नाम पे दुंगर सेव रख दिया। महाराजा भुजिया बाकी सभी नॉर्मल भुजिया से डेफिशिएंट हो गई, उसे एक प्रीमियम पोजीशंस मिल गई। इस नई ब्रांडिंग के साथ उन्होंने प्राइस भी बढ़ा दिए और कस्टमर ने उनकी प्राइस को खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर लिया। अगले कुछ सालों में हल्दीराम ने अपने दोनों भाइयों साथ मिलकर अपने बिजनेस को अच्छा खासा स्टेबलाइज कर लिया। 36 की एज में उनकी वाइफ और 3 बेटे थे। बेहतर गरीबी से उठकर आए हल्दीराम के लिए अच्छा चल रहा था। तभी 1944 में उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया कि लेडीज में रिलेशन बिगड़ने लगे। बात इतनी बिगड़ गई कि फाइनली हल्दीराम को घर छोड़कर अलग होना पड़ा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि घर के साथ साथ हल्दीराम को बिजनेस से भी अलग कर दिया गया। जिस बिजनेस को हल्दीराम ने अपनी जी जान लगाकर बनाया था, आज उसी बिजनेस से उन्हें फूटी कोड़ी तक नहीं मिली और वो रातों रात अपनी फैमिली के साथ सड़क पर आ गए। लेकिन जिम्मेदारी के चलते उनके पास इमोशनल होने का टाइम नहीं था। हल्दीराम ने जल्द से जल्द अपने आप को संभाला और काम ढूंढने लगे। एक दिन उन्हें काम ढूंढते वक्त इन्हें उनका नाम पुकारा। हल्दीराम ने मुड़कर देखा, पीछे उनका बचपन का दोस्त खड़ा था। उनका ये दोस्त बीकानेर में कई सालों बाद लौटा था। अपनी सिचुएशंस के बारे में सब कुछ बता दिया। सालों पहले हल्दीराम ने 200 रुपए देके अपने इस दोस्त की मदद की। फॉर्चुनेटली उसने यह ऐसा नहीं बोला। उसने उसी दिन हल्दीराम को 100 रुपए लौटा दिए और यही 100 रुपए हल्दीराम के लिए लाइफ लाइन साबित हुए। इससे पहले उन्होंने अपनी फैमिली के लिए एक छोटा सा घर रेंट पर लिया। फिर बिजनेस आइडिया सोचने लगे। उनकी वाइफ चंपा देवी डिलीशियस मूंग की दाल बनाती थी और बीकानेर के लोगों के लिए मूंग की दाल एक स्टेपल डिश थी। फिर क्या, उन्होंने मूंग की दाल का बिजनेस करने का फैसला कर लिया और बचे हुए पैसों से मूंग की दाल और स्पाइसेस और आइटम्स खरीदे और एक छोटा सा किचन सेटअप कर लिया। अगली मॉर्निंग उठकर मूंग की दाल तैयार करते थे। हल्दीराम पूरे दिन मार्केट में घूम घूम कर लोकल वर्कर्स और ऑफिस गवर्नर्स को बेचने लगे। कुछ टाइम बाद उन्होंने मूंग की दाल के साथ अपनी ओरिजिनल फैशन यानी भुजिया को मूंग की दाल के साथ बेचना शुरू कर दिया। हार्ड वर्क, टेस्ट और क्वालिटी के चलते उनका एक लोकल कस्टमर बेस बन गया। कुछ ही टाइम में उनके पास एक शॉप रेंट पर लेने के पैसे जमा हो गए। शॉप खोलने के कुछ ही टाइम बाद मार्केट में बात फैल गई कि हल्दीराम और उनकी दुंगर सेव अब वापस आ चुकी है। उनकी दुकान पर लोगों की लाइन लगने लगी और देखते ही देखते हल्दीराम फिर से लोकल भुजिया किंग बन गया। अगले कुछ सालों में हल्दीराम इस दुकान को ग्रो करने पर पूरा फोकस कर दिया। लेकिन 1950s में कुछ ऐसा हुआ जो उनके लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। हल्दीराम अपने एक दोस्त की बेटी की शादी में कोलकाता गए थे। वहाँ उन्होंने सभी मेहमानों के लिए भुजिया बनाई थी। जब उन्होंने भुजिया खाने के बाद मेहमानों का रिएक्शन देखा तो वो काफी सरप्राइज थे। उन लोगों को भुजिया इतनी पसंद आ रही थी, वह तारीफ तो कर रहे थे लेकिन साथ में हल्दीराम को बल्क ऑर्डर भी दे रहे थे। हल्दीराम की समझ में आ गया
कि कोलकाता में बिजनेस को एक्सपेंड करने का बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली इसलिए क्योंकि वहाँ ऐसा कोई भी कंपटीशन नहीं था जिया बेचने का। 1955 में हल्दीराम ने अपने छोटे बेटे रामेश्वर लाल को सबसे बड़े पोते शिव किशन को कोलकाता में बिजनेस सेटअप करने के लिए भेजा। यहाँ भी उनकी शुरुआत एक छोटे से घर और केवल 8 स्क्वायर फीट की दुकान से हुई थी। शुरुआत तो स्लो थी, लेकिन इवेंचुअली कोलकाता में भी उनका बिजनेस वर्ड ऑफ माउथ के कारण ग्रो हो गया। देखते ही देखते वो दिन के 150 से लेकर 200 किलो की भुजिया बेचने लग गए। ऑल्सो बंगालीज को अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने वहाँ के टेस्ट के हिसाब से बंगाली मिक्सचर के नाम से नमकीन लॉन्च की थी, जो काफी सक्सेसफुल हो गई। अगले 12 साल में उनकी शॉप 8 स्क्वायर फीट से बढ़कर 25 स्क्वायर फीट की हो गई और बिजनेस भी हर साल डबल हो रहा था। एक बड़ा शेयर होने के कारण कोलकाता ब्रांच का बिजनेस बीकानेर ब्रांच से भी बड़ा हो चुका था। 1968 तक हल्दीराम के तीनों बेटे स्टेबल थे। इनके बड़े बेटे मूलचंद बीकानेर का बिजनेस संभालते थे और सतीदास ने फैमिली से अलग होकर एक इंडिपेंडेंट शॉप खोली थी और रामेश्वर लाल कोलकाता का बिजनेस चला रहे थे। ये देखते हुए हल्दीराम ने सेमी रिटायरमेंट ले ली और वह कभी कभी बिजनेस को सुपरवाइज करने के लिए विजिट करते थे। बिजनेस ऑलरेडी अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन इसके बाद जो हुआ हल्दीराम के बिजनेस जर्नी में सुनहरा चैप्टर साबित होने वाला था। हल्दीराम के सबसे बड़े पोते शिव किशन, जो भी कोलकाता बिजनेस में अपने चाचा के साथ काम कर रहे थे, वो 1968 में नागपुर में हल्दीराम की ब्रांच खोलने का फैसला लेते हैं। नागपुर आके शिव किशन ने देखा वहाँ के लोग बालूशाह, गुजराती पेड़ा, मैसूर पाक और लड्डू जैसे स्वीट्स को बहुत पसंद करते हैं। मतलब वहाँ के लोगों को स्वीट्स तो बहुत पसंद थे, लेकिन इन्होंने इंडिया के बाकी हिस्सों के स्वीट्स का ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिल रहा था। अपॉर्चुनिटी को देखते हुए शिव किशन ने नागपुर में भुजिया के साथ साथ अपनी फेवरेट काजू कतली भी बेचना चालू किया। स्टार्टिंग में कस्टमर उसे खरीदने से हेसिटेंट थे, इसलिए शिव किशन ने अपने कस्टमर को फ्री सैंपल देने लगे। एक बार टेस्ट करते ही लोग काजू कतली के दीवाने होने लगे और डिमांड स्काई रॉकेट कर गई। इस सक्सेस को देखते हुए शिव किशन ने मलाई लड्डू, रसगुल्ला और रसमलाई जैसे स्वीट्स भी ऑफर करना शुरू कर दिया और जाने अनजाने में यहीं से शुरुआत हुई थी हल्दीराम की इंडियन स्वीट इंडस्ट्रीज में सबसे बड़े प्लेयर बनने की। 1971 तक नागपुर में हल्दीराम के 2 आउटलेट खुल चुके थे, लेकिन शिव किशन यहाँ तक रुकना नहीं चाहते थे। लेकिन शिव किशन कीर्ति नाम के रेस्टोरेंट में गए, जिसने उनकी आंखें खोल दी। वो रेस्टोरेंट केवल डोसा और लस्सी ऑफर करता था और वहाँ हमेशा कस्टमर की भीड़ लगी रहती थी। यहीं से शिव किशन को आइडिया आया हल्दीराम को एक शॉप से रेस्टोरेंट में बदलने का। मार्केट को समझने पे उन्हें पता चला कि महाराष्ट्र में लोगों को साउथ इंडियन डिशेस जैसे डोसा और इडली बहुत पसंद है। अब वो तो अपने रेस्टोरेंट में बीकानेर के पॉपुलर स्नैक समोसा और कचौरी ऑफर करना चाहते थे। उससे पहले उन्हें कस्टमर को अपने रेस्टोरेंट तक लाना था, इसलिए उन्होंने शुरुआत उन्हीं डिशेस से की डिमांड थी, यानी डोसा और इडली। शिव किशन ने एक 13 सीटर रेस्टोरेंट खोला और बहुत जल्दी उनके रेस्टोरेंट की सारी सीट ऑक्यूपाइड रहने लगी। इसे देखते हुए उन्होंने अपनी सीटिंग कैपेसिटी डबल कर दी और मेन्यू में समोसा और कचौरी भी ऐड कर दिए। जो कस्टमर डोसा और इडली खाने आते थे, शिव किशन उन्हें समोसा और कचौरी ट्राई करने के लिए कहते थे। जैसा काजू कतली के समय हुआ था, सेम वैसा ही अब हुआ। एक बार कस्टमर ने समोसा कचौरी टेस्ट कर ली, उनमें से आधे से ज्यादा कस्टमर रेगुलर कस्टमर बन गए। अगले कुछ सालों में नागपुर में हल्दीराम की कई आउटलेट्स खुल चुके थे, जिसके चलते हल्दीराम नागपुर में एक भुजिया बिजनेस से बढ़कर एक इंडियन स्नैक स्वीट्स और रेस्टोरेंट बिजनेस में बदल चुका था। और 1975 में कोलकाता ब्रांच के रामेश्वर लाल फैमिली बिजनेस स्ट्रक्चर से दूर होकर एक इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। एग्रीमेंट होता है जिसके अकॉर्डिंग रामेश्वर लाल वेस्ट बंगाल से बाहर बिजनेस नहीं करेंगे और मूलचंद और उनके बेटे वेस्ट बंगाल में एंट्री नहीं लेंगे। इस समय तक हल्दीराम की नागपुर ब्रांच बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन शिव किशन के दिमाग में इससे भी बड़े प्लान्स। वो एक ऐसे शहर में एक्सपेंड करना चाहते थे जो हल्दीराम को नेशनल लेवल ब्रांच बना देने वाला, और वह शहर था भारत की राजधानी दिल्ली। दिल्ली में एक्सपेंड करने के लिए शिव किशन ने अपने छोटे भाई मनोहर लाल को चुना। मनोहर लाल तक बीकानेर बिजनेस में काम कर रहे और शिव किशन को उनमें बहुत पोटेंशियल दिख रहा। 1982 में अपने छोटे भाई मधुसूदन के साथ दिल्ली आए और वहां देखा चांदनी चौक फेमस स्नैक वेंडर से भरा हुआ था। उन्होंने अपनी लाइफ में इतना कंपटीशन कभी नहीं देखा था, लेकिन अच्छी बात यह रही थी कि कंपटीशन के साथ साथ वहां डिमांड भी बहुत ज्यादा थी। मनोहर लाल शिव किशन की मदद से अपनी शॉप के लिए जगह खरीदी और 1983 में बिजनेस स्टार्ट कर दिया। एक साल तक दिन रात एक करके उन्होंने मार्केट में अपनी रेपुटेशन बिल्ड की और ब्रेक इवन करने लगे। तभी उनके साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। 1984 में भयानक एंटी सिख रेड्स ने दिल्ली को झुलसा दिया था और इसी दौरान मनोहर लाल की वर्कशॉप और घर भी जल गए थे। अगले 2 महीने तक हल्दीराम का दिल्ली का बिजनेस जीरो पर आ चुका था, पर
पर मनोहर लाल ने हार नहीं मानी। उन्होंने नागपुर और बीकानेर से फाइनेंशियल हेल्प ली और दिल्ली में 300 स्क्वायर फीट की वर्कशॉप एक्वायर की और बिजनेस को रीस्टार्ट किया। उन्होंने जो रेपुटेशन बिल्ड की थी वो बहुत काम आई और बिजनेस वापस पिकअप करने लगा। उन्होंने न केवल अपनी करंट वर्कशॉप को एक्सपेंड किया बल्कि 2000 स्क्वायर फीट की नई फैक्ट्री स्टेबलाइज की और आउटलेट्स भी खोले। बिजनेस लगातार ग्रो हो रहा था, लेकिन इन सब के बाद भी हल्दीराम एक मीडियम साइज लोकल बिजनेस ही था। पर शिव किशन और मनोहर लाल चाहते थे कि हल्दीराम एक वर्ल्ड क्लास कंज्यूमर ब्रांड बने और इंडिया के हर घर में लोग उनके प्रोडक्ट यूज करें। उन्होंने देखा कि लिबरलाइजेशन के बाद पेप्सिको के केलॉग और नेस्ले जैसे ब्रांड ने इंडिया में कन्वेनाइज फूड बेचने चालू कर दिए, बेसिकली पैकेज्ड और रेडी इट टू फूड। लेकिन हल्दीराम ने यहाँ सभी ब्रांड इंडिया को वेस्टर्न कल्चर का पैकेज्ड फूड मार्केट करने में हजारों लाखों करोड़ खर्च कर रहे थे। लेकिन उस समय कोई भी ब्रांड इंडियन स्नैक्स को लॉन्ग शेल्फ लाइफ वाली पैकेजिंग नहीं बेच रहा था। इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए हल्दीराम ने सबसे पहले अपनी बीकानेरी भुजिया और आलू भुजिया जैसे प्रोडक्ट नाइट्रोजन पैकिंग में बेचना चालू किया। की शेल्फ लाइफ कुछ दिनों से बढ़कर कुछ महीनों तक पहुंच गई। इस नई पैकिंग के कारण हल्दीराम का बिजनेस नागपुर या दिल्ली तक लिमिटेड नहीं था। अब लोग इंडिया के छोटे से छोटे शहर में भी हल्दीराम के भुजिया खरीद सकते थे। लॉन्च के बाद कस्टमर ने इन प्रोडक्ट को अच्छा रिस्पॉन्स दिया और इसलिए हल्दीराम ने पैकेज्ड फूड सेगमेंट में रसगुल्ला, सोन पापड़ी, कचौरी और इवन भेलपुरी में डाइवर्सिफिकेशन किया। देखते ही देखते हल्दीराम ने 400 से ज्यादा पैकेज्ड फूड आइटम बेचना चालू कर दिया। अलग अलग परचेसिंग पावर वाली कंज्यूमर को टारगेट करने के लिए उन्होंने अलग अलग पैक साइज में ऑफर किए, जैसे इनके कई प्रोडक्ट का छोटा पैक 5 रुपए से शुरू होकर और बड़े पैक 2000 प्लस। ऑल्सो इन्हें पता था कि स्नैक्स इंप्लोसिव परचेस होते हैं, इसलिए हल्दीराम्स ने कलर साइकोलॉजी का यूज करके अपनी पैकेजिंग को अट्रैक्टिव बनाया और फाइनली इंडिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए हल्दीराम ने 100 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स और लाखों रिटेलर्स को ऑन बोर्ड किया। इनकी स्ट्रेटेजीज के चलते हर घर में लोग हल्दीराम के स्नैक्स खाते हैं और इवन यूएस, सिंगापुर, यूके से ज्यादा देशों में हल्दीराम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडियन स्नैक्स ब्रांड है। करीब 100 साल पहले हल्दीराम की शुरुआत 2 पैसों से बेच के हुई थी और आज हल्दीराम्स ने 9000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है। हल्दीराम की कहानी प्रूव करती है कस्टमर को डिलाइट करके, लगातार प्रोडक्ट को इनोवेट करके और समय के साथ खुद को बदल के इतना भी बड़ा बिजनेस बनाया जा सकता है, चाहे शुरुआत कितनी ही छोटी क्यों ना हो।